हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज का इस क्लास में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस से टॉप 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट and development for 2017 has been conferred to। आपको बताना है 2017 का इंदिरा गांधी प्राइज़ जो कि शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है, ये प्राइज़, यह पुरस्कार किसको दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह, जो कि हमारे भारतवर्ष का प्राक्तन प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं को इंदिरा गांधी प्राइज़ से नवाजा गया था इन द ईयर 2017। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज क्राउन्ड विथ मिस वर्ल्ड टाइटल फॉर 2017। 2017 में मिस वर्ल्ड के नाम से किनको नवाजा गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुषी चिल्लर जी को मिस वर्ल्ड टाइटल से 2017 में नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द 10th ब्रिक्स समिट हैज़ हेल्ड इन जुलाई 2018 एट। आपको बताना है ये जो 10वां ब्रिक्स का सम्मेलन है, समिट है, ये 2018 का जुलाई में कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहानिसबर्ग। और ब्रिक्स ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और ये सब मिलकर के ब्रिक्स समिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ का पहला महिला डेप्यूटी सेक्रेटरी कौन थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशा रोज मिगिरो, जो कि तंजानिया की नागरिक थी और इन्होंने अपना कार्य संभाला इन द ईयर 2007। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए कॉल टू ऑनर इन द सर्विस ऑफ इमरजेंट इंडिया। इमरजेंट इंडिया का सर्विस को लेकर के एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम है ए कॉल टू ऑनर इन द सर्विस ऑफ इमरजेंट इंडिया। इस बुक का राइटर का नाम है जसवंत सिंह। ये जो बुक है, ये खास करके जो इमरजेंसी लागू किया गया था उसी चीज़ को इंडिकेट करती है, और ये बुक पब्लिश किया गया था इन द ईयर 2006। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज क्राउन्ड विथ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल फॉर 2017। 2017 में 2017 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल से किसको नवाजा गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुवल्ली को 2017 का मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टाइटल से नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स फॉर 2018 हैज़ बीन कन्फर्ड टू। ये 2 होगा, ऑन नहीं है, 2 होगा। 2018 का नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम डी नॉर्दस। इनको 2018 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द ऑथर ऑफ वेडिंग एल्बम। आपको बताना है वेडिंग एल्बम का लेखक निम्न में से कौन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश कार्नाड ने वेडिंग एल्बम इस बुक को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज। आपको बताना है हमारे देश का वर्तमान फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव कौन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम मिश्री जी वर्तमान भारतवर्ष का फॉरेन सेक्रेटरी है। क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच शेक्सपियरन ड्रामा इज डेस्डिमोना एक करेक्टर। आपको बताना है शेक्सपियर का कौन सा नाटक में डेस्डिमोना एक चरित्र के रूप में है।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑथेलो। ऑथेलो जो नाटक है शेक्सपियर का, इस नाटक में डेस्डिमोना नाम का कैरेक्टर हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु सेड फूल्स रश इन व्हेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड? ये बात किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। ये बात अलेक्जेंडर पोप की है, जो कि इन्होंने एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो कि लिखा था इन द ईयर 1711, और उसी ऐसे में इन्होंने ये बात लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12। जेम्स बॉन्ड इज ए कैरेक्टर क्रिएटेड बाय, आपको बताना है जेम्स बॉन्ड नामक कैरेक्टर, नामक चरित्र किसने क्रिएट किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आयन फ्लेमिंग। आयन फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर को क्रिएट किया था इन द ईयर 1953 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13। द फेमस वर्क ऑफ लियो टॉल्स्टॉय इज, आपको बताना है निम्न में से लियो टॉल्स्टॉय का फेमस कार्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वॉर एंड पीस, ऑप्शन सी, जो कि लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर, रशियन ऑथर थे और इन्होंने वॉर एंड पीस को लिखा था इन द ईयर 1869। क्वेश्चन नंबर 14। I have not become His Majesty's first minister to preside over the liquidation of the British Empire. Who said this? ये कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने ये बात कहा था, जो कि इन द ईयर 1942 जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब इन्होंने ये बात कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगने से वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। In which year was English recommended as the medium of instruction for higher education in India by Lord Macaulay? तो मैकोले का माइन्यूट हमने डिस्कस किया है। मैकोले का माइन्यूट कब आया था? इन द ईयर 1835, और इसी में इंग्लिश मीडियम से भारत का जो विद्यालय है इनमें इंग्लिश मीडियम से पढ़ाए जाने की बात मैकोले ने किया था। और मैकोले के अनुसार वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, उनका इंग्लिश भाषा सब कुछ सुपीरियर था, और इंडिया का जो पैन इंडिया लैंग्वेजेस, कल्चर सब कुछ इन्फीरियर था। क्वेश्चन नंबर अब 16। द अरब इन्वेशन ऑफ सिंध टुक प्लेस इन, अरब ने कब सिंध को इन्वेड किया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 712 में अरब इन्वेशन सिंध के लिए स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17। द 193rd मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज, आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस राष्ट्र संघ का 193 वाला जो मेंबर है, जो सदस्य है, वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा साउथ सूडान, जो कि साउथ सूडान 193rd मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following universities was not established by Lord Dalhousie? आपको बताना है निम्न में से कौन सा यूनिवर्सिटी को लॉर्ड डालहौसी ने एस्टेब्लिश नहीं किया था। आपको पता है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटीज़ बनाया गया था वो यूनिवर्सिटीज़ डालहौसी के समय में ही बनाया गया था, जो कि भारत का स्पेशली ब्रिटिश इंडिया का वाइसरॉय थे। और लंदन यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन के तौर पे, उनके मिसाल के तौर पे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डालहौसी के समय में नहीं बनाया गया था। इसीलिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन, आपको बताना है पानीपत का जो थर्ड बैटल है, जो तृतीय युद्ध है, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा पानीपत में 3 वार हुआ था, 3 बैटल हुआ था। पहला बैटल जो पानीपत का पहला युद्ध ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत में और एक युद्ध हुआ था। अच्छा याद रखिएगा, ये जो 1526 वाला जो वार है ना, पानीपत का पहला बैटल, ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इसके बाद पानीपत का जो सेकंड वार है, सेकंड बैटल है, ये 1556 में हुआ था।
1556 में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में? अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? इन द ईयर 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच ये युद्ध हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया लिबरेटेड गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज इन। और एक वीडियो में स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते वक्त हमने ये क्वेश्चन पाया था कि पुर्तगाल के जो शासक, जो बिजनेस पर्सन्स आए थे इंडिया में, पोर्तुगीज बिजनेसमैन, इनके अंडर पे गोवा, हमारे जो राज्य है ना गोवा, ये इनके अंडर पे था, जो कि 1961 में पोर्तुगीज के अधीन से फ्री किया गया था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच बैटल मेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया फाइनली सुप्रीम। कौन सा युद्ध के चलते ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन हमारे देश में फाइनल हो गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बैटल ऑफ बॉक्सर। बॉक्सर का युद्ध ये कब हुआ था? बॉक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किस किस के बीच में? ब्रिटिश फोर्सेस जो कि मनरो के अंडर में थे और मुस्लिम रूलर्स जो कि शुजा उद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स और मजबूती के साथ हमारे देश में आगे, हमारे देश को शासन करना प्रारंभ कर दिया। Question number 22, who was the British Governor General in India in whose reign a part of Charter Act read like this: no native of India nor natural born subject of His Majesty should be disabled from holding any place, office of employment by reason of his religion, place of birth, descent or color। ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में कुछ इस प्रकार पढ़ा जाता था, कुछ इस प्रकार हमारे इंडियन जो लोग हैं उनके लिए इनका ये वाणी था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ शाका एरा। आपको बताना है शाका एरा का फाउंडर कौन थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क शाका एरा का फाउंडर थे। क्वेश्चन नंबर 24, Take out the names of the two countries in which the relics of cultural influence of ancient India are still present in the form of temples। आपको बताना है कौन से दो देश ऐसी हैं जिनमें आज तक भारतवर्ष का परंपरा, भारतवर्ष का धरोहर का मालूम पड़ता है उनके मंदिरों को देख करके, उनका संस्कृति को देख करके। तो दोस्तों याद रखिएगा ये दो देश है, कंबोडिया और इंडोनेशिया। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फ्रेजाइल बॉर्डरलैंड्स इज द बुक रिटन बाय। आपको बताना है इंडियाज फ्रेजाइल बॉर्डरलैंड्स इस किताब का लेखक कौन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियाज फ्रेजाइल बॉर्डरलैंड्स बुक का लेखक है अर्चना उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैटल इन व्हिच सीजर डिफीटेड पोम्पेई इन 48 BC। आपको बताना है कौन सा युद्ध में, कौन सा बैटल में जूलियस सीजर ने पोम्पेई को 48 बिफोर क्राइस्ट यानी कि जैसास क्राइस्ट का, यीशु मसीह का जन्म से जो पूर्व का होता है ना उसमें BC लगाया हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटल ऑफ पेरासालुस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द वर्ल्ड पर्सनैलिटी हु केम टू टॉप इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक महान व्यक्ति जो कि सबसे प्रमुख रूप से उभर कर आए थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत 1789 में हुआ था और वो महान व्यक्ति थे नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28, Who was the king of France at the time of French Revolution? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त फ्रांस का राजा कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, लुई 16।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द ज्यूज, जो यहूदी है उनका जहाँ प्रार्थना होता है, पूजा पाठ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ जीव लोग, यहूदी लोग अपना वर्शिप करते हैं उसे सिनागोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ द पारसीज, पारसी लोगों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो पारसी लोगों का जो धर्म ग्रंथ है इसे ज़ेंदावेस्ता कहा जाता है। देयरफॉर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 31, हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा लाइंग इन द लवर म्यूजियम एट पेरिस। तो पेरिस यानी कि फ्रांस का कैपिटल पेरिस, यहाँ जो लोवर म्यूजियम है उसमें मोनालिसा पेंटिंग रखा गया है। आपको बताना है मोनालिसा पेंटिंग को किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनालिसा पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो डा विंसी ने। क्वेश्चन नंबर 32, द सुप्रीम कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज वेस्टेड इन, इंडियन आर्म फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांड, जो प्रमुख कमांड है वो किसके हाथ में है? वो हमारे भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति के हाथ में है। देयरफॉर ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच इज द मोर पावरफुल हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एट द सेंटर इन इंडिया। आपको बताना है सेंटर में यानी कि केंद्र में सबसे क्षमताशाली जो हाउस है वो कौन सा है? आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा ये पार्लियामेंट का दो सदन है। याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली जो हाउस है ये लोकसभा है, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा से लोकसभा का जो क्षमता है ये ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच स्टैट्यूटरी ऑफिशियल इन इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा डिस्कशंस बट कैन नॉट वोट। एक ऐसा हमारे भारतवर्ष का संवैधानिक अधिकारी है जो लोकसभा में कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी आलोचना होता है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो ये है अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 35, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय। आपको बताना है भारत का जो राष्ट्रपति है उनको किस तरह अपना कार्यकाल से बर्खास्त किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट थ्रू इम्पीचमेंट। संसद के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा अगर भारत का कोई राष्ट्रपति को बर्खास्त करना हो तो उनके ऊपर अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ेगा, यानी कि इम्पीचमेंट प्रस्ताव यदि पार्लियामेंट में पारित हो जाता है तब एक राष्ट्रपति को रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन। आपको बताना है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर हथियार वाला न्यूक्लियर सबमरीन है। ऑप्शन ए INS विराट, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS अरिहंत, ऑप्शन डी INS शिवाजी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा INS अरिहंत भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द पार्लियामेंट्री कमिटी व्हिच स्क्रूटिनाइजेस द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। एक ऐसा पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है वो सालाना एक बार रिपोर्ट सबमिट करते हैं टैक्स रिलेटेड, उसे स्क्रूटिनाइज करके चेक करती है। तो उसे क्या कहा जाता है? उस कमेटी को कहा जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। क्वेश्चन नंबर 38, द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द 19th IIFA अवार्ड्स अनाउंस्ड इन जून 2018 वाज कन्फर्ड टू। ये ऑन नहीं है, ये टू होगा, ठीक है। यानी कि IIFA अवार्ड सबसे अच्छा जो अवार्ड माना जाता है फिल्म फेयर अवार्ड में, तो वो किस एक्ट्रेस को दिया गया था? जून 2018 में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा श्रीदेवी जी को दिया गया था जून 2018 में। किस फिल्म में? बहुत ही शानदार रोल निभाने के लिए मॉम नाम का फिल्म में इन्होंने बहुत ही शानदार किरदार निभाया था और इसी के चलते इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ। आपको बताना है हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हैं उनका कार्यकाल कब तक है। तो याद रखिएगा हमारे जो महामहिम सुप्रीम कोर्ट में जजेस रहते हैं उनका उम्र जब 65 ईयर्स हो जाता है इसके बाद इनको रिटायर्ड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 40। व्हिच फिल्म बैग्ड द बेस्ट फीचर फिल्म इन 65th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2017। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा विलेज रॉकस्टार्स। विलेज रॉकस्टार्स फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के तौर पे 2017 में अवार्ड दिया गया था नेशनल फिल्म अवार्ड में, और ये फिल्म का जो डायरेक्टर या फिर लेखक थी वो रीमा दास जी थी। इन्होंने लिखा और इसे डायरेक्ट किया, और इस फिल्म का जो प्रमुख किरदार था उसका नाम था धुनु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। Which one is not a fundamental right in the Constitution of India? आपको बताना है निम्न में से कौन सा हमारे संविधान में लिखा गया या फिर संविधान में दिया गया एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन ए राइट टू इक्वलिटी, यह एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ऑप्शन बी राइट टू लिबर्टी, यह भी एक फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्स्ड लेबर, अगर किसी को फोर्सफुली कार्य करवाया जाता है या फिर ठकाया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, चीट किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी हम क्या कर सकते हैं, रिट पिटिशन केस कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट है, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले एक फंडामेंटल राइट था लेकिन बाद में इसको ओमिट कर दिया गया है। दैट मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी ही सही जवाब होगा, क्योंकि वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। Question number 42. Under what article of the Constitution of India can the President take over the administration of a state in case its constitutional machinery break down? एक स्टेट में अगर कोई बहुत ही हलचल मच जाए, बहुत ही बुरा स्थिति, पॉलिटिकल क्राइसिस अराइज करे, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड, ये मांग भी उठाया था कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर स्टेट जहाँ की समस्या है, जहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहाँ एक स्थिर सरकार, स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। How many languages are recognized by the Constitution of India in the 8th schedule? 8th schedule के अनुसार हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को रिकॉग्निशन दिया गया है, कितनी भाषाओं को सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाओं को सम्मानित किया गया है संविधान का 8th शेड्यूल अनुसार। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 44। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसे संक्षेप में WIR कहा जाता है, इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? आपको बताना है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्न में से कौन सा बॉडी पब्लिश करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे UNCTAD कहा जाता है। यही बॉडी WIR को पब्लिश करने का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, आपको बताना है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रुड़की। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। क्वेश्चन नंबर 46। व्हिच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? निम्न में से कौन सा सबसे पुराना, सबसे प्राचीन माउंटेन रेंज है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है व्हिच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, तो इसका जवाब होगा हिमालय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। फैक्ट याद रखिएगा। द सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? तो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन झारखंड का धनबाद में है। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 48।
Where is Indian Institute of Experimental Medicine located? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन कहाँ पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन कोलकाता में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। Where is the headquarters of इलेक्शन कमीशन लोकेटेड? आपको बताना है हमारे भारतवर्ष का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, ECI जिसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा ये चेन्नई में होगा, कोलकाता में होगा, मुंबई में होगा, लेकिन ये न्यू दिल्ली में है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और इसी के साथ आज के इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2017? 2017 में मिस यूनिवर्स से किसको नवाजा गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमी ले नेल पीटर्स, जो कि साउथ अफ्रीका की एक महिला है और इन्हीं को 2017 में मिस यूनिवर्स ये जो पदवी है, ये जो खिताब है, इससे नवाजा गया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कोई शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।